नमस्कार। एग्ज़ाम एडो के स्टैटिक जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके सीरीज का 17वां वीडियो। इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्न आने वाले परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी और बिहार दरोगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस चैनल पर डाले गए वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? ए. तुर्की सुल्ताना का महल, बी. बुलंद दरवाज़ा, सी. जामा मस्जिद, डी. शहजादी अंबर का महल। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी, जामा मस्जिद। अगला प्रश्न था, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? ए. पृथ्वीराज चौहान, बी. चंदवरदाई, सी. जयानक, डी. नयन चंद सूरी। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी, जयानक। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? ए. अजंता, बी. कार्ले, सी. राजगृह, डी. कन्हेरी। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी, कन्हेरी। अगला प्रश्न था, वर्ष 1910 में महात्मा गांधी द्वारा टॉल्स्टॉय फोरम की स्थापना की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा हैं? 1. यह इसमें रहने वाले लोगों के लिए अध्ययन का केंद्र था। 2. यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों हेतु विदेशी केंद्रों में से एक बन गया। विकल्प है ए. केवल एक, बी. केवल 2, सी. एक और दो दोनों, डी. ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित विद्रोहों को कालानुक्रम में सजाइए। 1. गडकरी विद्रोह, 2. कित्तूर विद्रोह, 3. भील विद्रोह, 4. त्रावणकोर विद्रोह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. 2 3 4 1, बी. 2 3 1 4, सी. 4 3 2 1, डी. 4 1 2 3। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी, 4 3 2 1। अगला प्रश्न था, समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ए. वर्ष 1969 में, बी. वर्ष 1984 में, सी. वर्ष 1999 में, डी. वर्ष 1975 में। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी, वर्ष 1975 में। अगला प्रश्न था, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। ए. राष्ट्रीय आय, बी. उपभोक्ता कीमत सूचकांक, सी. जीवन स्तर, डी. प्रति व्यक्ति आय। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला प्रश्न था, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? ए. उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बी. औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, सी. व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, डी. अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटिना स्थित है? ए. प्रशांत महासागर, बी. हिंद महासागर, सी. अटलांटिक महासागर, डी. दक्षिण महासागर। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी, हिंद महासागर। अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। ए. संचार से, बी. महानगरों को जोड़ने से, सी. नहरों के जुड़ाव से, डी. राजमार्गों के विकास से। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी, राजमार्गों के विकास से। अगला प्रश्न था, भूमिगत जल की प्राप्ति की संभाव्यता किन चट्टानों में सर्वाधिक है? 1. क्वार्टजाइट, 2. ग्रेनाइट, 3. चिकनी मिट्टी, 4. चूना पत्थर। कूट में है विकल्प ए. केवल 1 और 4, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 4, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी, केवल 4 यानी चूना पत्थर। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित पर्यावरण अधिनियम में से कौन एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? 1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 2. जैव विविधता अधिनियम 2002, 3. भारतीय वन अधिनियम 1927। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था,
मृदा में उपस्थित इनमें से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? ए एजोटोबैक्टर, बी नाइट्रोसोमोनास, सी राइजोबियम, डी सीडोमोनास। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए एजोटोबैक्टर। अगला प्रश्न था, भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है। 2. इसका विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बी भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। सी फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। डी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता द्वारा होती है। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। यह कथन सत्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर कालक्रमानुसार सजाइए। 1. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। 2. 11वां वित्त आयोग। 3. पूंछी आयोग। 4. सरकारिया आयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 2 3 4 1, बी 4 2 1 3, सी 4 3 2 1, डी 4 1 2 3। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी 4 2 1 3। अगला प्रश्न था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप में वर्णित किया गया है। 1. संप्रभु गणराज्य। 2. समाजवादी गणराज्य। 3. लोकतांत्रिक गणराज्य। 4. धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 2 और 3, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का अवसर प्रदान की जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। 1. अरुणाचल प्रदेश। 2. नागालैंड। 3. सिक्किम। 4. मेघालय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 2 3 4 1, बी 2 3 1 4, सी 2 4 3 1, डी 4 1 2 3। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी 2 4 3 1। अगला प्रश्न था, सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? ए चांदी, बी सोना, सी कोयला, डी सीसा। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी सीसा। अगला प्रश्न था, एक आवर्धक लेंस होता है। ए अवतल लेंस, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी उत्तल दर्पण। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न था, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ए वस्तु के बराबर एवं उल्टा, बी वस्तु से छोटा एवं सीधा, सी वस्तु के बराबर एवं सीधा, डी वस्तु से छोटा एवं उल्टा। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी वस्तु से छोटा एवं उल्टा। अगला प्रश्न था, ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम है। ए रक्त फेफड़ा उत्तक, बी उत्तक रक्त फेफड़ा, सी फेफड़ा रक्त उत्तक, डी रक्त उत्तक फेफड़ा। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी फेफड़ा रक्त उत्तक। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी क्लोरीन। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न था, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। ए नाग, बी अग्नि, सी वज्र, डी रुद्रम। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी रुद्रम। अगला प्रश्न था, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? ए प्रोटीन का, बी न्यूक्लिक अम्ल का, सी कार्बोहाइड्रेट का, डी वसा का। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी वसा का। तो चलिए अब देखते हैं कल का अभ्यास प्रश्न। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। ए क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, बी जल का प्रकाश अपघटन, सी ऑक्सीजन का अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी जल का प्रकाश अपघटन।
आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जिसमें जल के अणु टूटकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन बनाते हैं और इसमें H2+ आयन इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते हैं। जल का प्रकाशीय अपघटन प्रकाश कर्म में संपन्न होता है, इसलिए विकल्प बी जल का प्रकाश अपघटन सही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं ए त्वचा से, बी क्लोम से, सी वातक तंत्र से, डी फेफड़ों से। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी वातक तंत्र से। सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है, जिसके दौरान वे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियों एवं ट्रैकी का जाल बिछा रहता है, जिसे वातक तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाने में सहायक होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी वातक तंत्र से सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोल कृमि यानी नीमेटोड से होने वाला रोग निम्न में से कौन है? ए फ्लोरोसिस, बी फाइलेरिया, सी इंसेफ्लाइटिस, डी कुष्ठ रोग। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी फाइलेरिया। फाइलेरिया गोल कृमि यानी नीमेटोड से होने वाला रोग है, इसलिए विकल्प बी फाइलेरिया सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं है? ए ईरान, बी चीन, सी न्यूजीलैंड, डी आयरलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए ईरान। परमाणु आपूर्ति समूह यानी NSG के सदस्यों की संख्या 48 है। दिए गए विकल्पों में ईरान NSG में शामिल नहीं है, इसलिए विकल्प ए ईरान सही होगा। अगला प्रश्न है, शरीर की सतह से स्वेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। ए केवल वातावरण के ताप पर, बी केवल वातावरण की नमी पर, सी ए और बी दोनों पर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी ए और बी दोनों पर। शरीर की सतह से स्वेदन द्वारा जल की हानि वातावरण के ताप तथा वातावरण की नमी दोनों पर निर्भर करती है, इसलिए विकल्प सी ए और बी दोनों अर्थात वातावरण के ताप पर और वातावरण की नमी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ए कांच से, बी निर्वात से, सी जल से, डी वायु से। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए कांच से। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होगी। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए कांच से सही होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है? ए एस ब्लॉक से, बी पी ब्लॉक से, सी डी ब्लॉक से, डी एफ ब्लॉक से। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी डी ब्लॉक से। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व डी ब्लॉक से संबंध रखता है। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व को लैंथेनम कहते हैं, जिसकी खोज 1839 ईस्वी में मोसांदर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका परमाणु द्रव्यमान 138.90547 AMU है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी डी ब्लॉक से होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से तत्व उपधातु की श्रेणी में नहीं आते हैं? ए जर्मेनियम, बी आर्सेनिक, सी आयोडीन, डी सिलिकॉन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी आयोडीन। निम्न विकल्पों में आयोडीन उपधातु की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि ये हैलोजन की श्रेणी में आते हैं। आयोडीन की परमाणु संख्या 53 है। इसकी खोज 1811 ईस्वी में कोर्टिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी आयोडीन सही होगा। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय का मानक भारतीय नीति आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है? ए 2400, बी 2100, सी 2700, डी 3600। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 2100। नीति आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी
प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन को गरीबी की रेखा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति को इतना भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता है उन्हें गरीबी रेखा के नीचे माना गया है। अतः विकल्प बी 2100 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 1995 में जारी की थी। अतः विकल्प डी मध्य प्रदेश सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बहता है? ए आरक्षित नकद अनुपात में वृद्धि, बी जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सी सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि, डी देश की जनसंख्या में वृद्धि। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक को उसके मौद्रिक आधार और मुद्रा आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। यह बैंकों द्वारा अपनी जमाओं के आधार पर ऋण सृजन की क्षमता को बढ़ाता है। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ बैंक जमाओं में वृद्धि होने से बैंकों द्वारा अधिक ऋण सृजन होगा, जिससे चलन में मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी। दूसरी ओर आरक्षित नकदी अनुपात या सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि से बैंकों की ऋण सृजन क्षमता कम होने से मुद्रा गुणक में कमी आएगी। अतः विकल्प बी जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि सही है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने को कहा गया। बी, गांधी जी ने कहा कि भारत इस आंदोलन से 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। 3, इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1, 2 और 3, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी केवल 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रॉलेट एक्ट की सफलता से उत्साहित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों जैसे स्कूल, कॉलेज व न्यायालय जाना, कर अदा करना आदि का परित्याग करने को कहा गया। अतः कथन 1 सही है। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग आंदोलन का ठीक से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। अतः कथन 2 सही हैं। अपने इस संघर्ष को और अधिक विस्तार देते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया। खिलाफत आंदोलन की स्थापना मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में किया गया था। अतः कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी केवल 1 और 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी हिंदू महासभा, सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए ऑल इंडिया होम रूल लीग सही होगा। अगला प्रश्न है, सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की। 2, सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने शुरू किया। 3, अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख राजनीतिक फौजी ताकत बने। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में की। यह पंजाब के जाट किसानों तथा अन्य छोटी जातियों में फैल गया। वही लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने आरंभ किया, मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। अतः सभी कथन सही हैं।
इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी उपर्युक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। बी, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। सी, यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। डी, यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं हैं। दक्षिण बिहार के गया में स्थित बराबर की पहाड़ी और नागार्जुन पहाड़ियाँ हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं, जबकि बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। अतः कथन ए, बी और सी सही हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल यानी 321 से 384 ईस्वी पूर्व से है, न कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से। अतः कथन डी सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम का संबंध है ए, राम की रावण पर विजय से, बी, महाबली से, सी, शिव शक्ति से, डी, माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, महाबली से। ओणम केरल राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिनगम अर्थात अगस्त सितंबर में पड़ता है। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली की गृह वापसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी, महाबली से सही है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? ए, जूट, बी, कपास, सी, गन्ना, डी, मक्का। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, कपास। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। अतः विकल्प बी, कपास सही है। अगला प्रश्न है, झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? ए, रासायनिक खाद का अधिक उपयोग, बी, सिंचाई, सी, जंगल काटकर सूखे को छोड़ना, डी, सूखी काश्त। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, जंगल काटकर सूखे को छोड़ना। झूम एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है जो जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके की जाती है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी, जंगल काटकर सूखे को छोड़ना होगा। अगला प्रश्न है, खजूर किस प्रकार के वन प्रारूप से संबंधित हैं? ए, शुष्क पर्णपाती वन, बी, आर्द्र पर्णपाती वन, सी, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। खजूर का संबंध उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन से है। यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। शुष्क जलवायु के कारण इनके पत्ते छोटे, खाल मोटी तथा जड़ें गहरी होती है। भारत में राजस्थान खजूर उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन होगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी अफ्रीकी पठार विषुवत रेखा के काफ़ी नज़दीक हैं, फिर भी इसकी जलवायु सुखद है क्योंकि ए, यह समुद्र के बहुत नज़दीक अवस्थित है, बी, यह समुद्र तल से ऊंचाई पर अवस्थित है, सी, यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, डी, यहाँ तापमान हमेशा 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, यह समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित हैं। पूर्वी अफ्रीका पठार एक विस्तारित चारागाह है। यह भूमध्य रेखा के बहुत करीब स्थित है, लेकिन ऊंचाई के कारण इसकी जलवायु शांत है। समुद्र स्तर से इसकी ऊंचाई 1200 से 1500 मीटर है, इसलिए यहाँ तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रहता है। आपको ये भी बता दें कि यह क्षेत्र मसाई जनजाति का निवास स्थान है। अतः विकल्प बी,
यह समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी राजस्थान। दिए गए विकल्पों में राजस्थान की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगने वाले राज्य निम्न हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी राजस्थान होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है अथवा हैं? 1. कानून के समझ समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। 2. लोक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। 3. वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 14 राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, अतः यह अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, अतः कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में भी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी तथा केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, अतः कथन 2 सही हैं। अनुच्छेद 19 1 के क के तहत वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को प्राप्त है। यह मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, अतः कथन 3 गलत हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी केवल 2 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। बी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। डी अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नागरिक अधिकारों का अर्थ मूल स्वतंत्रताएं हैं जिनका उपयोग नागरिक कर सकता है, और यदि इन अधिकारों के उपयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वह न्यायालयों अथवा प्रशासनिक अधिकरणों की सहायता से उनके उपभोग की सुविधा प्राप्त कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं, इसलिए कथन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल को अपना त्यागपत्र भेज सकता है। बी संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। सी सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है। डी रीट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का अंग नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेज सकता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकार के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रीट जारी करने का अधिकार है, अतः कथन सी सही नहीं है। रीट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का अंग है, अतः कथन डी सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? ए अनुच्छेद 169, बी अनुच्छेद 202, सी अनुच्छेद 200, डी अनुच्छेद 201।
इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अतः विकल्प सी, अनुच्छेद 200 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ए, राष्ट्रपति के विरुद्ध, बी, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध, सी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदावली से पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक है। अतः विकल्प सी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग नहीं चलाए जाते हैं। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में किसी राज्य के वह राज्यपाल कौन थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था? ए, प्रभुदास पटवारी, बी, सुखदेव प्रसाद, सी, रघुकुल तिलक, डी, बलराम भगत। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।